प्रियंका चावला रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। देहरादून हवाई अड्डे पर कोहरे की मार, प्रभावित हो रही उड़ानें, हवाई यात्रियों को उठानी पड़ रही परेशानी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कोहरे की दोहरी मार देहरादून हवाई अड्डे पर भी पड़ रही है और कई उड़ानें इसके चलते प्रभावित हो रही है। हवाई यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि कई उड़ानों को रीशेड्यूल कर दिया है, कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। हवाई यात्रियों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, आर्थिक परेशानी भी उठानी पड़ रही है। हालांकि एयरपोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करके ही घरों से निकलें। हवाई यात्रियों को इसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून हवाई अड्डे पर कोहरे की मार से कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, कई को रीशेड्यूल किया गया है। आपको बता दें कि जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कोहरे की मार से जो उड़ानें हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। चाहे यातायात की बात करें, चाहे उड़ानों की बात करें, रेलवे की बात करें, तमाम जगहों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा पर बड़ी खबर, 16 जनवरी से होगी प्रैक्टिकल परीक्षा, 15 फरवरी तक चलेगी प्रैक्टिकल परीक्षा। परीक्षा के लिए हो रहा शिक्षकों का चयन, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर, 16 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, 15 फरवरी तक ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षा के लिए शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। आपको बता दें 15 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षा चलेगी। परीक्षा के लिए शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा पर ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 16 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी, 15 फरवरी तक ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं चलने वाली हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा पर यह बड़ी खबर, 16 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाओं की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि प्रदेश में 45 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान को प्रभावित ढंग से संचालित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। न्यूनतम 45 दिन और 45 दिन से भी अधिक दिन तक राज्य के अंदर आज 17 दिसंबर से सेवा के अभियान के रूप में जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये अभियान हमारा विभिन्न न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर, जिसमें सभी हमारे आवश्यक विभाग 28 विभागों के अधिकारीगण उन कैंपों में उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी उन सब कैंपों की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। जनपद के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी समेत इनके नोडल अधिकारी होंगे, जो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो केंद्र और राज्य की लाभप्रद योजनाएं हों, जन कल्याणकारी योजनाएं हों, होने वाले लाभार्थी हों, अनेक प्रकार के जो बनने वाले प्रमाण पत्र हों, इन सभी की समय पर निस्तारण करेंगे। जिनके आवेदन भरवाए जाने हैं उनको आवेदन भरवाए जाएंगे और एक पूरा सुव्यवस्थित तरीके से सभी विभागों की उपस्थिति। मनरेगा का नाम बदलने के बाद सियासत जारी है। उधर उत्तराखंड में भी मनरेगा को लेकर सियासत चरम पर है। महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस योजना के नाम बदलने के फैसले पर देहरादून में कांग्रेस ने विरोध किया और गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठक कर प्रदर्शन किया। इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को मनरेगा से नहीं बल्कि राम नाम से दिक्कत है। दीप्ति रावत ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। कहूंगी कि कांग्रेस को ज़्यादा आपत्ति मनरेगा के नाम से नहीं है। उन्हें इस बात से ज़रूर है
कि पहली बात तो ये बेहतर योजना है और दूसरा उनको ये है कि किस प्रकार से इस योजना में हमने इसको VBG राम जी करके इस योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें राम जी आ रहा है। हो सकता है उससे ज़्यादा उनको आपत्ति हो, क्योंकि उनको हर चीज़ से एलर्जी है। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी की जब इतना बड़ा शिलान्यास हुआ, पूरे विश्व, मैं कहूँगी सिर्फ हमारा देश नहीं पूरा विश्व उसका साक्षी बन रहा था। पूरे सभी जगह से लोग वहाँ आमंत्रित थे और वो वहाँ प्रेजेंट थे, हर सेक्टर से थे और कांग्रेस के लोगों को भी वहाँ इनवाइट किया गया, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, ना वो इच्छुक थे, ना उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे उसकी किसी को भी देशवासियों को उसकी बधाई डाली। उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने पर काम कर रहा है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जिला, ब्लॉक या न्याय पंचायत स्तर पर भूमि की उपलब्ध के अनुसार खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाए। इससे अब राज्य के खिलाड़ियों को तो मैदान उपलब्ध करा ही सकेंगे, साथ में जो युवा सेना आदि की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक बेहतर मैदान उपलब्ध हो सकेगा। देखिए चाहे वो खेल मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, तीनों को लेकर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है और ये ऐसा मन में तो विचार रहता ही है कि हर जनपद में मुख्यालय से लेके ब्लॉक लेवल तक में जो है हमारे पास स्टेडियम हो। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे पास में भूमि की उपलब्धता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और भूमि की उपलब्धता हो रही है, वहाँ वहाँ हम लोग मिनी स्टेडियम, खेल मैदान या स्टेडियम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को ब्लॉक स्तर पर हो या हमारे बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पर भी हमें भूमि उपलब्ध हो जाती है, उस स्तर पर हो उनको मैदान मिल पाए, ताकि बच्चे अपने भविष्य की, चाहे वो फिजिकल फिटनेस को लेकर कह लीजिए या भविष्य में फौज की तैयारी को लेकर कह लीजिए या वो अपने स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी को लेकर कह लीजिए, तो उस संकल्प के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। लालकुआं क्षेत्र में खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। अवैध शराब की अवैध बिक्री के साथ साथ अब नशीले इंजेक्शन ड्रग्स और स्मैक के बढ़ते कारोबार को लेकर पूर्व विधायक नवीन दुमका ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया। महकमे की भूमिका को लाचार, उदासीन और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि विभाग की निष्क्रियता से समाज में नशे का जाल तेजी से फैल रहा है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अब मामला सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि नशीले इंजेक्शन, स्मैक और अन्य ड्रग्स की अवैध बिक्री ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। इससे युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पर पहुंच रही है। इसके बावजूद आबकारी महकमा आंखें मूंदे बैठा हुआ है। देखिए, नशा केवल सरकार के बल पर नहीं रोका जा सकता। नशा एक सामाजिक चेतना, आंदोलन, जन भावनाओं को उजागर करके इसका प्रयास हो सकता है। लेकिन वर्तमान में नशे के 2-3 स्वरूप हैं। एक तो इंजेक्शन वाला या जो ड्रग्स वाला है नशा, जिसका स्रोत उत्तराखंड से बाहर है और ला करके यहाँ पर बेचा जाता है। उसके हैंडलर कभी पकड़े जाते हैं और हैंडलर को पकड़ना बड़ा कठिन काम भी है। दूसरा नशा जो बिंदुखत्ता क्षेत्र आसपास, लालकुआं के आसपास, हमारे गोला के क्षेत्र गाँव में है। उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी के साथ अब घने कोहरे ने भी परेशानी बढ़ा दी है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड, खासकर विकासनगर क्षेत्र में सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है। इससे दिन में भी दृश्यता काफी कम हो जा रही है। कई इलाकों में हालात ऐसे हैं कि 100 मीटर की दूरी पर भी सामने कुछ नहीं देख पा रहे लोग। यूपी में पहले से कोहरे को लेकर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। वहीं अब उत्तराखंड में भी कोहरे का असर तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशासन ने वाहन चालकों और आम लोगों से सावधानी बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। उत्तराखंड में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे विकासनगर प्रभावित हुआ है। घने कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सावधानी बरतें। आरटीओ देहरादून ने इस बार अपने चालानी लक्ष्य में 118% की बढ़ोतरी की। इसकी जानकारी संभागीय आरटीओ प्रवर्तन देहरादून ने दी। आपको बता दें, संभागीय आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि चालानी कार्रवाई में आरटीओ के इंस्पेक्टर दल, टास्क फोर्स, बाइक स्क्वाड और प्रवर्तन दल की मदद से टारगेट से ज्यादा चालान किए गए। बताया कि अप्रैल से नवंबर तक का टारगेट 19,000 का था, जबकि 22,000 चालान इस दौरान किए गए।
इसके साथ ही बंद गाड़ियों में भी बीते वर्ष के मुकाबले बढ़ोतरी होने की जानकारी दी है। वैसे देखिए, हमारे जो पूरा संभाग है, देहरादून संभाग की अगर मैं बात करूं तो देहरादून संभाग में इस वक्त हमारे 7 कार्यालय हैं, जिसके अंतर्गत हमारे मेन प्रवर्तन दल भी हैं, इंटरसेप्टर दल भी हैं, बाइक स्क्वाड्स भी हैं, टास्क फोर्स भी काम कर रही हैं। और देहरादून कार्यालय में हमारे 4 बाइक स्क्वाड हैं और उसके अतिरिक्त हमारे 4 ही प्रवर्तन दल भी हैं। टास्क फोर्स भी है हमारी, इंटरसेप्टर भी हैं, बाइक स्क्वाड भी हैं और मेन हमारा एनफोर्समेंट स्क्वाड भी है। अभी तक का अप्रैल से नवंबर तक का जो हमारा चालान का टारगेट था, उसमें हमने 118% की वृद्धि की है। हमें लगभग 19,000 चालान का टारगेट था, जिसके सापेक्ष हमने 22,478 चालान हमारी जो प्रवर्तन दल है उन्होंने किया है। और इसी तरह से बंद वाहन भी गत वर्ष हमारे 828 गाड़ियां बंद हुई थी और इस बार लगभग हमने 1,178 गाड़ियां बंद करी हैं। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि रुड़की कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेलरा निवासी रईस अहमद ने कोतवाली रुड़की में तहरीर देकर बताया कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर का ताला तोड़कर अलमारी से लाखों की कीमत के सोने और चांदी के जेवरात तथा नकदी चोरी कर ली। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली रुड़की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। दो तीन दिन पहले एक घटनाक्रम थाना रुड़की क्षेत्र में हुआ था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्ध मिले थे और पुलिस ने उसमें अच्छी कार्रवाई करी। दोनों अभियुक्त प्रॉपर माल के साथ पकड़े हैं और माल लगभग 100% रिकवर है। तो ये घटनाक्रम है। जी। देहरादून नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। नगर निगम आयुक्त के निर्देशों के बाद नगर निगम देहरादून के भूमि अनुभाग द्वारा अलग अलग टीमें गठित कर निगम क्षेत्र में फुटपाथ पर रखे हुए अवैध बोर्ड, ठेली, होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसे नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि रेजिडेंशियल हो या बाजार हो, सभी जगहों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको नगर निगम का एक्शन होगा। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहाँ पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है और नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अब कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून में नववर्ष और अन्य त्योहारों के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दून पुलिस द्वारा नगर और देहात क्षेत्रों में सघन आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में सभी क्षेत्र अधिकारियों ने स्वयं मौके पर रहकर निगरानी की। पुलिस की टीमों द्वारा सिमरावती चेकपोस्ट, आंतरिक मार्ग, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, माल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों और व्यक्तियों की जाँच की जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम की सहायता ली जा रही है। अब तक लगभग 3800 वाहनों की चेकिंग और 5000 व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा चुका है। एसपी सिटी देहरादून ने बताया कि संदिग्धों की तलाश और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नववर्ष के दृष्टिगत और साथ ही जो आने वाले हमारे त्यौहार हैं, क्रिसमस है और साथ ही साथ जो अन्य त्यौहार हैं, तो इसके दृष्टिगत देहरादून पुलिस के द्वारा एक सघन चेकिंग अभियान जो है, हमारे जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं, अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, तो वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर एक संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन, उनके विरुद्ध एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। इसमें सरप्राइज एलिमेंट रहता है और इसको दिन है, रात्रि है, किसी भी समय इसमें जो है इसको चलाया जाता है। और इसमें जो हमारे कंसर्न सीओ साहब हैं वो और संबंधित जो एसएचओ एसओज है और उनके साथ पूरी टीम जो है वो में बीपी जैकेट के हो गए और बाकी जो और वेपन है उनके साथ चेकिंग की जाती है समय समय पर। इसमें जो अगर किसी प्रकार की अगर सूचना प्राप्त होती है तो उसके
उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत पर तीखा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि हरीश रावत अब राजनीति में हाशियाए पर जा चुके हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने को मजबूर हैं। इस पर हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनका कोई महत्व नहीं है तो फिर बीजेपी उन्हें लेकर इतनी बेचैनी क्यों दिखा रही है। हरीश रावत ने इसे बीजेपी की घबराहट करार दिया। हरीश रावत का खुद का सुपड़ा जो है इस प्रदेश की राजनीति से साफ हो चुका है। आप देखिए कि ऐसा समय मैंने आज तक नहीं देखा। हरीश रावत जी को अपना विज्ञापन देना पड़ रहा है अखबारों में कि हाँ भाई मैं भी हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी खुद उनको हाशिए पर धकेल चुकी है। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं एक प्रमुख अखबार में हरीश रावत जी का विज्ञापन देख रहा था। वो अपना जो है विज्ञापन दे रहे थे, मैं हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता को खुद का विज्ञापन अखबारों में देना पड़ रहा है। तो ये तय है कि उनका अस्तित्व खुद समाप्त हो गया है। वो मन की बात जो है दूसरे पर रखकर बोल रहे हैं। तो यदि मैं नहीं हूँ तो उनको तो खुश होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। और यदि कोई मेरे लिए कुछ लिख रहा है, कोई छाप रहा है, तो उसे भाजपा परेशान क्यों हो रही, उसे परेशान क्यों हो रही है। यदि जिसका कोई महत्व ही नहीं है तो उसके विषय में भाजपा क्यों अपना समय और अपनी ताकत जाया कर रही है। बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की, तो बीते कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिसंबर का महीना एक बार फिर पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन मानसून के बाद से अभी तक बारिश नहीं हुई। वर्तमान समय में दिन के समय तेज धूप निकलने से ठंड का असर कुछ कम महसूस हुआ, जबकि सुबह और शाम के वक्त प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। इसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कहीं हो सकता देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। और जो 3500 मीटर से ऊपर हाइट वाले पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी, कहीं हल्की हल्की बर्फबारी कहीं हो सकता है। अभी तो ये संभावना बन रही जहाँ तक बर्फबारी और स्नो जो है बारिश की संभावना है। बाकी जो मेजर इवेंट, वेदर इवेंट अगर देखें तो अभी जो है फॉग है, जो अगले 3 से 4 दिन हमारे ये संभावना बन रही। ऐसा ही उधम सिंह नगर, खासतौर से हमारे जो प्लेन वाले इलाके हैं, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार जिला हो गया। इसके अलावा चंपावत में भी और पौड़ी में भी और देहरादून में भी कुछ इलाकों में, खासतौर से जो प्लेन लो लाइंग एरिया है वहाँ पे, और ऊपर पहाड़ी इलाकों में जो वैली एरिया है वहाँ पे जो है घने से अति घना कोहरा होने का चांसेस है और ये संभावना बनी रहेंगी अगले 3 से 4 दिन तक। उत्तराखंड में कोरी ठंड का प्रकोप निरंतर जारी है। दिन प्रतिदिन कोरी ठंड बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि बरसात अभी तक नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि 20 से 21 तारीख के बीच में हल्की बरसात की संभावना बन रही है। वहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है या 3500 फीट से ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी स्थितियाँ विकट बनी हुई है। जहाँ कोरी ठंड है वहीं कोहरे के कारण जो है तमाम हवाई उड़ानें भी रद्द हो रही है। उसके साथ ही रेलगाड़ियां भी समय पर नहीं चल रही है। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां विकट होती जा रही है और वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली हाईवे रूट पर भी जो परिस्थितियां हैं वो विकट है, क्योंकि कोहरे के चलते तमाम गाड़ियों को जो है रुकना पड़ रहा है जगह जगह और तमाम एक्सीडेंट भी देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, 20 अगर 21 तारीख को अगर बरसात होती है तो निश्चित रूप से तमाम जो परिस्थितियाँ उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर एक और चौंका देने वाला खुलासा हुआ। उत्तराखंड के सीमाई और जंगली इलाकों में सुनियोजित तरीके से बाहरी मुस्लिम गुजरों की घुसपैठ कराई जा रही है। ये भारी मुस्लिम गुजर स्थानीय वन गुजरों के साथ घुल मिलकर न सिर्फ पारिवारिक रिश्ते बना रहे हैं, बल्कि जंगलों के विस्थापन योजना की आड़ में वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में सुनियोजित तरीके से बाहरी मुस्लिम वन गुर्जरों की घुसपैठ कराई जा रही है। कभी जंगल के रखवाले माने जाने वाले गुर्जरों के समुदाय में अब मुस्लिम जमात सक्रिय हो गई है और मुस्लिम वन गुर्जर उत्तराखंड के जंगल की बेशकीमती जमीन को वन विभाग की खामियों की वजह से कब्जाने में लगे हैं। मुस्लिम वन गुर्जर न सिर्फ सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं,
बल्कि हाथी, बाघ, तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्यजीव प्राणियों का शिकार भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुस्लिम वर्ग गुर्जरों को शाकाहारी रहना उनके संस्कारों में शामिल था, लेकिन अब उनकी नई पीढ़ी मांस भी खा रही है और जंगली जानवरों के शिकार और तस्करी के धंधे में भी शामिल हो गई है। मुस्लिम वन गुर्जरों के बच्चे और युवा जमातों में जाकर इस्लामिक कट्टरपंथ की जकड़ में आ गए हैं। पहले समुदाय में बकरे की कुर्बानी तक नहीं होती थी, लेकिन जब से इनके यहाँ जमीयत के मौलाना का आना जाना शुरू हुआ और इनके मन में ये बात गहरा दी गई कि तुम इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम हो और तुम्हें यही जीवन जीना है, अब इनके सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होने लगा है। जंगलों में इनके बच्चों के लिए इस्लामिक शिक्षा वाले मदरसे खोले जा रहे हैं, जहां हाफिज मौलाना बाहर से आकर डेरा डाल रहे हैं और मजहबी कट्टरपंथ की तालीम दे रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि उत्तराखंड में मुस्लिम वन गुर्जर लैंड जिहाद में शामिल हो चुके हैं और इसके पीछे है जमीयत की सुनियोजित योजना। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जब हम पछवा दून और जौनसार बाबर के डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में जब पछवा दून में 28 गांव यानी हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, और ऐसे समय में वह जौनसार बावर के 12 गांव अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। और उत्तराखंड अगर देवभूमि बनाए रखना है तो जो ये चेंजेज आ रहे हैं, ये परिवर्तन आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ये जांच का विषय है। यहाँ के लोगों को नागरिकता, जो बाहर के लोग उनको कैसे मिल गई, यहाँ के लोगों का मूल निवास कैसे बन गया, यहाँ पर वो वोटर कैसे हो गए। यदि ये स्थिति रही तो शासन को इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए और जिस स्तर पर, चाहे वो तहसील प्रशासन स्तर पर है, जहाँ से भी उनके प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, वो जांच का विषय है। यदि ये स्थिति बनी रही तो उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से वन गुर्जरों को बाहर निकालकर बसाने के काम में इस समुदाय के हिमाचल, कश्मीर और यूपी के मुस्लिम वर्ग गुर्जरों ने जमात के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से अपनी बसावट भी कर ली है। ये चौंकाने वाला खुलासा विस्थापन से पहले हुए सर्वे और आज इनकी संख्या से तो। और चले वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे